जरा सोचिए, दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति असल में कैसा दिखता है? मतलब क्या वो हमेशा सबसे सही और सटीक जवाब देता है? या शायद वो बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करता हो। हाँ, या फिर हर बहस में अपनी राय थोपने के लिए सबसे ऊंची आवाज में बोलता हो। लेकिन इंसानी फितरत और मनोविज्ञान का ना एक बहुत ही गहरा सच है। और वो सच ये है कि किसी भी कमरे में मौजूद जो सबसे चतुर व्यक्ति होता है वो अक्सर वो होता है जो सबसे बड़ा बेवकूफ दिखने का नाटक कर रहा हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम मूर्खता और बुद्धिमत्ता के बीच के इसी धुंधले, रहस्यमयी और बेहद दिलचस्प परिदृश्य में उतर रहे हैं, जहां जो जैसा दिखता है ना वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। एकदम सही कहा आपने। हमारी आज की इस चर्चा का आधार एक बहुत ही शानदार स्रोत है, द विजडम ऑफ द फूल, वर्च्यू बियॉन्ड अपीयरेंस, यानी दिखावे से परे का गुण। हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे मूर्ख दिखना असल में दुनिया की सबसे खतरनाक और अचूक कूटनीति हो सकती है। तो आप इस विचार को कैसे देखते हैं? मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा विषय है जो हमारी रोजमर्रा की धारणाओं को पूरी तरह से पलट के रख देता है। मतलब बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? यही ना कि अज्ञानता एक बहुत बुरी बात है। हाँ बिल्कुल, सबको समझदार दिखना चाहिए। सही बात है, लेकिन जब हम इंसानी मनोविज्ञान और ये जो सामाजिक कूटनीति होती है इसकी परतों को उधेड़ते हैं ना, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। अच्छा। हाँ, समाज में हम जिसे अज्ञानता, भोलापन या साधारणपन समझते हैं वो अक्सर एक बेहद सोची समझी और सधी हुई रणनीति होती है। दिखावे और वास्तविकता के पीछे की ये जो कूटनीति है ये बहुत ही रोचक है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम मूर्ख बनने के फायदों पर बात करें, हमें ये समझना होगा कि इस स्रोत के अनुसार वास्तव में मूर्ख होना क्या है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर हम समाज में अपने आसपास देखें तो लगभग हर इंसान खुद को समझदार ही मानता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है असल में वही सबसे बड़ा मूर्ख है? यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि असली मूर्खता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कम जानकारी से पैदा होती है। इसे अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें ना, तो ये आत्म मूल्यांकन और दूसरों के मूल्यांकन के बीच का एक भयंकर असंतुलन है। असंतुलन मतलब कैसे? मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को लगातार कमतर आंकता है, अंडर एस्टिमेट करता है, एग्जैक्टली, उनका अल्प मूल्यांकन करता है और इसके विपरीत स्वयं का अतिरिक्त मूल्यांकन करता है, यानी खुद को जरूरत से ज्यादा काबिल समझ बैठता है, तो वो मूर्खता की श्रेणी में आ जाता है। बिल्कुल, वो मूर्खता की सबसे गहरी खाई में गिर जाता है। अरे वाह, ये तो कुछ मनोविज्ञान के डनिंग क्रूगर इफेक्ट की तरह लगता है, जहाँ जिस इंसान को किसी विषय की सबसे कम जानकारी होती है उसी में उस विषय को लेकर सबसे ज्यादा आत्मविश्वास होता है। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है ना? उसे लगता है कि उसे सब पता है, जबकि असल में वो बेसिक्स भी नहीं जानता। क्या ये हमारे अहंकार से जुड़ा है? मतलब क्या हमारा अपना अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता की जड़ है? 100%। डनिंग क्रूगर इफेक्ट यही तो समझाता है कि अज्ञानता अक्सर ज्ञान से अधिक आत्मविश्वास पैदा करती है। जब किसी व्यक्ति पर अहंकार हावी होता है ना, तो उसके दिमाग में एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, एक अंधा मोड़। हाँ, वो नई जानकारी को ग्रहण करना ही बंद कर देता है। अहंकारी व्यक्ति अपने आसपास की वास्तविकता को नहीं देख पाता, क्योंकि उसका दिमाग केवल उसकी अपनी श्रेष्ठता की गूंज सुनना पसंद करता है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से उसका दिमाग काम करना धीमा कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे लगता है कि अब कुछ नया सीखने या सतर्क रहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सोची थी इसे समझने के लिए हम शतरंज के खेल का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि दो लोग शतरंज खेल रहे हैं और एक खिलाड़ी सामने वाले को बिल्कुल नौसिखिया और कमजोर समझ लेता है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो लापरवाह हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो बहुत आक्रामक चाले चलेगा, अपने राजा की सुरक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि सामने वाला तो बेवकूफ है, वो कोई गहरी चाल चल ही नहीं सकता। और इसी अति आत्मविश्वास में एक बहुत ही साधारण सी चाल से वो मात खा जाता है। यही वो बिंदु है जहां अहंकार इंसान को सबसे अधिक कमजोर बना देता है। जब इंसान अपनी अज्ञानता के किले में खुद को सुरक्षित मानकर बैठता है ना, हाँ, तो वो असल में अपनी सारी रक्षा पंक्तियों को पूरी तरह से खोल देता है। उसे लगता है कि वो पूरी स्थिति को नियंत्रित कर रहा है,
लेकिन असल में उसका अहंकार उसे नियंत्रित कर रहा होता है। सही बात है। और जो व्यक्ति अपनी ही कमजोरियों को नहीं देख पा रहा, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर खुद को बहुत अधिक समझदार समझना एक तरह की मूर्खता है, तो जो लोग वास्तव में समझदार हैं वे इस दुनिया का सामना कैसे करते हैं? यही तो इस स्रोत का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ, विचार ये है कि जो सच में ज्ञानी है वे जानबूझकर मूर्खता का आवरण ओढ़ लेते हैं, एक तरह का मास्क लगा लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत खटक रही है। क्या ये एक प्रकार का धोखा नहीं है? मतलब एक समझदार व्यक्ति मूर्खता का नाटक करके दूसरों से काम कैसे निकलवा सकता है बिना उन्हें भनक लगे? क्या ये अनैतिक नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन अगर हम इसे नैतिकता के चश्मे से हटाकर विशुद्ध रणनीतिक नजरिए से देखें, तो ये कोई धोखा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बचाव प्रणाली है। स्रोत स्पष्ट करता है कि बाहर से मूर्ख दिखना गलत नहीं है, भीतर से मूर्ख होना गलत है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जब एक समझदार इंसान किसी अहंकारी व्यक्ति के सामने मूर्खता का नाटक करता है, तो वो असल में उस व्यक्ति के कन्फर्मेशन बायस का फायदा उठा रहा होता है। कन्फर्मेशन बायस यानी इंसान का दिमाग वही देखना चाहता है जो वो पहले से मानता है। बिल्कुल, एक अहंकारी व्यक्ति हमेशा ये मानना चाहता है कि कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग उससे कमतर हैं। हाँ, ये तो उनकी फितरत होती है। ये उनकी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। जब कोई समझदार इंसान उसके सामने भोलापन दिखाता है, तो अहंकारी व्यक्ति के दिमाग को तुरंत वो सबूत मिल जाता है जो वो खोजना चाहता था। ओहो। इससे उसका दिमाग शांत हो जाता है। उसकी जो सुरक्षा दीवारें हैं, उसका डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से गिर जाता है। मतलब उसे लगता है कि सामने वाले से तो कोई खतरा ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए वो अपनी सारी योजनाएं, अपनी कमजोरियां बिना डरे उजागर कर देता है। विरोधी अपना बचाव कम कर देता है। अब इसके पीछे का विज्ञान समझ में आ रहा है। मतलब ये सामने वाले को ये महसूस कराने की कला है कि वो जीत रहा है, जबकि असल में नियंत्रण आपके हाथ में है। बिल्कुल सही। जरा सोचिए किसी कॉर्पोरेट मीटिंग का दृश्य। एक व्यक्ति जो शायद उतना काबिल नहीं है, वो बस अपना रुतबा दिखाने के लिए बहुत ही भारी भरकम तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा बहुत बार होता है। और अगर वहाँ कोई मूर्ख बनकर बस इतना पूछ ले कि माफ कीजिएगा, मुझे ये तकनीकी बात समझ नहीं आई, क्या आप इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकते हैं? अरे वाह, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है ना? वो असल में उस अहंकारी व्यक्ति का पूरा आवरण ही खींच लेता है, क्योंकि अगर उसे खुद वो विषय गहराई से नहीं पता होगा तो वो उसे आसान भाषा में समझा ही नहीं पाएगा। एकदम सही। उस मीटिंग रूम में जिसने वो सीधा और मूर्खतापूर्ण दिखने वाला सवाल पूछा, असल में उसी ने पूरी मीटिंग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। एक समझदार व्यक्ति ये अच्छी तरह जानता है कि उसे अपनी ऊर्जा किसी बेसिर पैर की बहस को जीतने में बर्बाद नहीं करनी है। सही बात है। ये रणनीति आधुनिक दुनिया में तो बहुत प्रभावशाली लगती है, लेकिन स्रोत इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। जी हाँ, वीर हनुमान का उदाहरण। बिल्कुल, ये बहुत ही अद्भुत है। अक्सर जब हनुमान जी की बात होती है तो ध्यान उनके बल और भक्ति पर जाता है, लेकिन उनकी इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति पर बहुत कम चर्चा होती है। क्या इस साधारण वानर रूप ने ही उनके विरोधियों को उन्हें कमतर आंकने पर मजबूर किया, जो हमारी पहली चर्चा का मुख्य बिंदु था? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें ना, तो हनुमान जी का लंका प्रसंग इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा मास्टर क्लास है। बिल्कुल। जब हम वानर रूप की बात करते हैं तो आम धारणा में इसे अक्सर चंचलता या साधारणपन का प्रतीक मान लिया जाता है। रावण, जो त्रिलोक का सबसे बड़ा ज्ञानी होने का दावा करता था, उसने और उसके पूरे दरबार ने हनुमान जी को देखकर यही सोचा था। हाँ, रावण के दरबार में जब हनुमान जी पहुंचे तो उस सोने की लंका में किसी ने भी एक अकेले वानर को कूटनीतिज्ञ या खतरे के रूप में नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा। ये तो बिल्कुल एक अंडरकवर जासूस की तरह है। हाँ, जो बिल्कुल साधारण बनकर रहता है ताकि कोई उस पर शक न करे। एग्जैक्टली। रावण के अहंकार ने और दरबार के उस ग्रुप थिंक ने उन्हें अंधा कर दिया था। हाँ। उन्होंने हनुमान जी का घोर उपहास किया, और यही रावण की सबसे बड़े रणनीतिक भूल साबित हुई। हाँ, रावण का अपने ज्ञान का अतिरिक्त मूल्यांकन और हनुमान जी का अल्प मूल्यांकन। हाँ। हनुमान जी जो अत्यंत समझदार और ज्ञानी थे, उन्होंने साधारणपन के आवरण को कभी नहीं हटाया। उन्होंने रावण के दरबार में रहकर वहां की पूरी मानसिकता को पढ़ा
ये समझा कि कौन रावण के पक्ष में है और कौन विभीषण की तरह अलग विचार रखता है। मतलब उन्होंने रावण के अहंकार को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। बिल्कुल। रावण अपनी अजेय लंका का बखान कर रहा था और हनुमान जी एक साधारण वानर की तरह चुपचाप वो सारी अहम जानकारी इकट्ठा कर रहे थे जो आगे चलकर युद्ध का रुख बदलने वाली थी। सही कहा। रावण ने अपनी सारी कमजोरियां खुद ही उजागर कर दी और पाठ याद दिलाता है कि हम सब जानते हैं कि इस आवरण के कारण उन्होंने कितना बड़ा लाभ उठाया। ये उदाहरण स्रोत के उस सिद्धांत को पूरी तरह सिद्ध करता है कि वास्तविक ज्ञान अपने दिखावे में नहीं बल्कि सही समय पर सही परिणाम प्राप्त करने में है। सचमुच ये सोचने का नजरिया बदल देने वाली बात है। अब इस प्राचीन सफलता के उदाहरण से निकलकर स्रोत हमें आज के समय के एक विशेष दिन की ओर ले जाता है। जी, 1 अप्रैल। हाँ, अप्रैल फूल्स डे, जिसे हम शायद पूरी तरह से गलत समझते आए हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? पाठ के अनुसार 1 अप्रैल का दिन सिर्फ मजाक करने का दिन नहीं है। हमने तो हमेशा इसे दूसरों को बेवकूफ बनाने के दिन के रूप में देखा है। यही विडंबना है। इसका असली उद्देश्य दूसरों पर हंसना नहीं बल्कि जानबूझकर मूर्ख बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, तो स्रोत तो खुद मूर्ख बनने की बात कर रहा है। क्या ये एक तरह का दर्पण दिखाने जैसा है? एकदम सही। ये उन कथित समझदार लोगों की मूर्खता को सबके सामने लाने का दिन है जो वास्तव में मूर्ख हैं। मैं इसे गहराई से समझाता हूँ। हाँ, बताइए। जब आप जानबूझकर मूर्ख बनते हैं ना, तो आप सामने वाले के अहंकार को बाहर आने देते हैं। ये एक परीक्षा की तरह है, एक सोशल स्ट्रेस टेस्ट। बिल्कुल। जो व्यक्ति सच में ज्ञानी और आत्मविश्वासी होगा वो आपकी मूर्खता पर हंसने के बजाय आपको धैर्य से समझाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति केवल समझदार होने का दिखावा कर रहा है, उसका अहंकार तो तुरंत बाहर आ जाएगा। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली। और ठीक उसी क्षण उसकी अपनी मूर्खता और खोखलापन दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अचूक तरीका है। मतलब मूर्ख बनने के लिए भी बहुत आत्मविश्वास चाहिए। बिल्कुल चाहिए। जो इंसान अंदर से असुरक्षित है वो कभी मूर्ख बनने का जोखिम नहीं उठा सकता। सही बात है। अब 1 अप्रैल के इस अनूठे विश्लेषण के बाद स्रोत एक बहुत ही गहरे और नैतिक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आखिर अच्छे लोगों को इस दिन या इस रणनीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अक्सर हमारे समाज में जो सीधे साधे और सज्जन लोग होते हैं ना, उन्हें बेवकूफ समझ लिया जाता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या शराफत का मतलब बेवकूफी है? हाँ, यहाँ ये बात बहुत मजबूती से रखी गई है कि शराफत का मतलब बेवकूफी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। स्रोत का अंत इसी शक्तिशाली संदेश के साथ होता है कि ये दिन दुर्जनों को यानी दुष्ट लोगों को ये जताने का दिन है कि हम सज्जन जरूर हैं पर मूर्ख नहीं। सज्जनता हमारा गुण है, कोई कमजोरी नहीं। एकदम सही। समाज में अक्सर आक्रामकता को ताकत मान लिया जाता है और खामोशी को कमजोरी। मैंने ये बहुत देखा है। लोग सज्जन लोगों की खामोशी का गलत फायदा उठाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला डर गया है। लेकिन सज्जन लोग केवल शांति बनाए रखने के लिए मूर्खता का आवरण ओढ़ते हैं। वे हर भड़काऊ बात पर उलझकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन जब समय आता है तो वे ये साबित कर सकते हैं कि वे पूरी स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। उनकी खामोशी उनकी पसंद है, उनकी मजबूरी नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत और सशक्त विचार है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में रखें, पहली बात तो ये कि खुद को सबसे अक्लमंद समझना ही असली मूर्खता है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि बाहरी मूर्खता एक चतुर रणनीति हो सकती है, जैसे कि हमने हनुमान जी के उदाहरण से स्पष्ट रूप से देखा। हाँ, और तीसरी बात कि किसी की सज्जनता को उसकी कमजोरी समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। सही बात है। तो अब स्रोत की इस शानदार चर्चा से आगे बढ़ते हुए मैं श्रोताओं के विचार करने के लिए एक अंतिम उत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए, अगर दुनिया के सबसे समझदार लोग अपनी बुद्धि छिपाने के लिए मूर्ख दिखने का नाटक कर रहे हैं। हाँ। और सबसे बड़े मूर्ख खुद को सबसे समझदार साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो सोचिए, हमारे समाज में, हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसमें असल में नियंत्रण किसके हाथ में है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम जिसे सच्चाई मानते हैं वो केवल एक बहुत बड़ा आवरण तो नहीं? खैर, इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे भी इस चर्चा में बहुत आनंद आया।
हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में एक नए विषय और एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ।